नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि बदलता मौसम यह पुकारता है हर पल, कहाँ गया वो हरा भरा कल। पेड़ों को काटकर हमने जो खुद को सजा दी, कुदरत ने हमें एक नई चुनौती थमा दी। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन आज एक वैश्विक चुनौती बन चुका है और यह चिंता और चिंतन का विषय है। इस विषय पर आज हम विस्तार पूर्वक इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं श्री वसु भनोट जी। वसु जी, हम आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार। दूरदर्शन की टीम का मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। वसु भनोट जी हिमाचल प्रदेश औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के पर्यावरण विज्ञान विभाग में रिसर्च स्कॉलर यानी शोधकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और यह इनका विषय भी है क्योंकि इसी के ऊपर इनकी रिसर्च चली हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये अपेक्षा करते हैं कि इनके द्वारा जो हमें जानकारी दी जाएगी वह कहीं ना कहीं हमारे लिए सकारात्मक होगी। वसु जी, सर्वप्रथम जैसे हम आज देखते हैं कि आज बारिश है और कल बारिश नहीं होगी, क्या मौसम का पूर्व अनुमान, इसे ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं? जी, ये बहुत अच्छी बात करी आपने। कई बार हम मौसम में और जलवायु परिवर्तन में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों की दोनों चीज़ें एक बहुत बारीक लाइन से अंतराल में डिफरेंस में रहती है। तो जो आप कह रहे हैं कल बारिश है, कल परसों धूप खिलेगी, आज मौसम में हवा तेज़ है, ये इसको हम वेदर कहते हैं, जिसे मौसम कहते हैं। पर जब भी हम जलवायु परिवर्तन की बात करना चाहते हैं, हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये जो स्टडीज़ हैं, इसका जो अध्ययन होता है एक लंबे अंतराल में होता है। औसतन 30 साल का हम डाटा स्टडी करते हैं, किसी क्षेत्र का, किसी एरिया का 30 साल का हम डाटा लेते हैं। डाटा हम टेम्परेचर, तापमान का और बारिश का लेते हैं और फिर उनका एक एवरेज करते हैं और देखते हैं कितना उसमें वेरिएबिलिटी, कितना मीन वेरिएशन आया है। तब बताते हैं कि हाँ, इस क्षेत्र में या पृथ्वी के इस कोने में जलवायु परिवर्तन है। जी वसु जी, जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो इसके बहुत से कारण हैं। मौसम का बदलना, तापमान का बढ़ना, जनसंख्या का घनत्व और प्रकृति का अनावश्यक दोहन। कहा जाता है कि यदि फुर्सत मिले तो पढ़ लेना पानी की तहरीरों को, हर एक दरिया हजारों वर्षों का अफसाना लिखकर जाता है। और आगे कहा गया है कि पर्यावरण नाशेन नश्यन्ति सर्वजंतवः पवनम दुष्टम याति प्रकृति विकृतायते। प्रकृति के प्रति हमारी जो विरक्ति है ना कहीं मैं समझता हूं कि जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर मैं चलूँ इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद, तब औद्योगिक क्रांति से पहले हम क्या करते थे? हम ह्यूमन लेबर पे ज़्यादा काम करते थे। औद्योगिक क्रांति के बाद हमने मैकेनिकाइज लेबर की तरफ चलना शुरू किया। हमारे पास मशीनें आ चुकी थी, हम गाड़ियाँ चलानी शुरू कर चुके थे। उस औद्योगिक क्रांति के बाद कहीं ना कहीं जो हमारा रोल रहा है इसमें क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पर साथ में आपने ये भी बहुत अच्छी बात करी कि प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। इन्हें समझना बहुत चिंता का विषय भी है। जी, जैसा कि आपने कहा कि इसके बहुत से कारक हो सकते हैं और मैं चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही चिंता का विषय, हम इसके कारक, क्योंकि प्राकृतिक कारक भी है, मानवीय कारक भी है, हम दोनों ही पहलुओं पर इसमें संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो इसके मुख्य कारक हैं उन पर आप जो है प्रकाश डालें। जी, जब हम बात करते हैं कारक की, तो हम, जैसे आपने भी कहा, पेड़ों का कटना है, फिर हम गाड़ियों पे ईंधन का बहुत ज़्यादा जोर पे काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सभी को पता है। शुरुआत मैं प्राकृतिक कारक से करता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, मिलनकोविच उनका नाम था। उन्हीं के नाम पे इनका मिलनकोविच ऑसिलेशंस पड़ी। तो इन्होंने स्टडी की थी जो धरती का और जो हमारे सन है, सूरज का जो आसपास का रिलेशन है, कि धरती सूरज के आसपास किस प्रकार में, किस रूट में चक्कर मारती है। तो उन्होंने कहा वो सर्कुलर नहीं है, वो एलिप्टिकल है। मतलब ऐसा, अगर आप
सर्कल को दबा दें, ऐसा हो जाता है। तो एक टाइम पे क्या होता है कि सूरज और जो धरती होती है बहुत पास आ जाती है, एक समय पे सूरज और धरती बहुत दूर चल जाती है। तो जिस समय में बहुत पास हो जाती है उस समय जो सूरज की किरणें हैं बहुत ज़्यादा तीव्र गति से धरती की तरफ आती हैं, और एक वो कारण होता है। दूसरा उन्होंने कहा था जो हमारी धरती का टिल्ट है वो सीधा 90 नहीं है, वो ऐसे को है, थोड़ा 23 पॉइंट सम डिग्रीज पे है, इसमें वो रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे जो सीजन जैसे मानसून कई बार बहुत तेज हो जाता है, गर्मियाँ कई बार बहुत गर्मी से पड़ती हैं, एक वो भी कारण होता है। और तीसरा उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है वो बहुत यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब बहुत स्थिरता नहीं है। जैसे आप एक सिक्का लें और सिक्के को अपने एक मेज के ऊपर घुमा दें, अंत में वो बहुत झटके से रुकता है। कुछ इसी प्रकार जो धरती है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमारा एक हम जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक के रूप से देखते हैं। बाकी जब हम मानवीय रूप से मैं देखता हूं तो हम, जैसे मैंने आपको बताया, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हम ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद हम अर्बनाइजेशन पे जा रहे हैं, तो ये कुछ हमारे प्राकृतिक और अपने मानवीय कारण हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी अर्बनाइजेशन, और कहा भी गया है कि शहर क्या देखे हर मंजर में जाले पड़ गए, गर्मी ऐसी कि पीले फूल भी काले पड़ गए, नदियों का पानी भी अब चीख कर कह रहा है, मनुष्य के लालच ने ये सब सिलसिले बिगाड़ दिए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने, आज हम अर्बनाइजेशन की बात कर रही हैं, हम जंगल काट रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या है, जब आपने गर्मी की बात करी तो अर्बनाइजेशन में जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो क्लाइमेट चेंज को इन्फ्लुएंस करता है कि जो मटेरियल हम उसमें यूज़ करते हैं, जैसे हमारा एसफाल्ट है जिसको हम लुक कहते हैं, जिससे रोड बनती है, जो हमारे घर के ऊपर छत लगती है, जो हमारी ईंटें लग रही हैं, जो हमारे पेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जैसे हमारा रोड का काम है, एसफाल्ट होता है, ये सबसे ज़्यादा धरती जो सूरज की किरणें होती है उसको अब्जॉर्व कर लेता है, तो टेम्परेचर वहाँ बढ़ जाता है। जो हमारे पेंट होते हैं उसमें लेड बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या होगा, लेड है तो उसको बहुत ज़्यादा एक हैवी मेटल ऐसा माना गया है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है मनुष्यों को। तो कुछ ऐसे जो हम अर्बनाइजेशन में मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे जो क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस होता है। जी, देखिए, वसु जी कहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया होती है और विकास होना भी चाहिए, क्योंकि जब जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसका होना भी लाजमी है, और उसके लिए प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ भी होती है। उस दृष्टिकोण से क्या कहेंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में जो है प्रकृति का, जो हम कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो उस दृष्टिकोण से क्या कहेंगे? क्योंकि आप इस पर शोध कर रहे हैं, क्योंकि इसके विकल्प भी आएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे, तो उस पर क्या कहना चाहिए? जी, आज मैं ये सब तो नहीं कह सकता कि जो हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं ये हम इग्नोर कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है। अब आप सोलन से शिमला अगर आ रहे हैं तो किसी ज़माने में शायद 10 गाड़ियाँ वहाँ होंगी, पर आज हम आ रहे हैं तो वहाँ 25 या 50 गाड़ियाँ भी होंगी, पर जो सड़क है वो तो छोटी ही रह गई है, तो सड़क को बढ़ाना भी हमें पड़ेगा। पर मुख्य रूप की बात ये है कि जैसे अब हम हिमाचल में अगर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी ले रहे हैं तो हमें वहाँ की जोग्राफी स्टडी करनी चाहिए, वहाँ की टोपोग्राफी स्टडी करनी चाहिए, वहाँ पे किस स्लोप पे कटिंग हमें करनी है, किस एंगल पे हमें कटिंग करनी है, ताकि जो हम रोड बना रहे हैं, क्योंकि रोड तो बनानी ही पड़ेगी, जिस तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम साधन में बढ़ते जा रहे हैं, हम कंफर्ट को लेते जा रहे हैं, तो हमें एडजस्ट भी करना है। पर उस एरिया स्पेसिफिक, अब ऐसा तो नहीं हो सकता जो टेक्नोलॉजी हम दिल्ली में लेके आ रहे हैं वो हिमाचल में लगा देंगे। तो एरिया स्पेसिफिक जब हम थोड़ी स्टडी करते हैं, जैसे हम अब शोध की बात करते हैं, किसी भी एरिया में जब हम काम करने जाते हैं तो पहले बेसलाइन स्टडी वहाँ की करते हैं कि वहाँ पे नदी का पानी कैसा था, हवा कैसी है, वहाँ लोगों की इकोनॉमी क्या है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट में जो जो एक्टिविटी वहाँ पे हम लगाने वाले हैं, हर एक एक्टिविटी को हर प्राकृतिक कर्क के साथ हम रिलेट करते हैं कि अगर हम मान लें वहाँ पे ट्रक बहुत चल रहे हैं, या हम मान सकते हैं कि स्लोप कटिंग कर रहे हैं तो धूल उड़ेगी तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा, पार्टिकुलेट मैटर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसका रोकथाम कैसे करना है। हो सकता है सॉइल इरोजन आ जाए, हो सकता है डैम बना रहे हैं, एक जगह आप डैम बना रहे हैं, दूसरे एरिया में वहाँ पर मछली पालन बहुत हो रहा है, तो डैम बनाएंगे तो हो सकता है मछलियों की जो संख्या है वो कम होगी, वहाँ पे इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो डेवलपमेंट एक्टिविटी उस एरिया के हिसाब से ही हमें वो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। वसु जी, स्थानीय कारकों को जलवायु परिवर्तन में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहते हैं जो स्थानीय कारक होते हैं वो भी जलवायु परिवर्तन में कहीं ना कहीं अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो उनको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि जो भी हम देखते हैं कि हर एरिया स्पेसिफिक ही होता है। अब हो सकता है कि किसी एरिया में ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी एरिया में बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है। वसु जी,
मेरा प्रश्न पूछने का जो मंतव्य था, क्योंकि जब आज हम हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य, वैसे तो ये वैश्विक संकट है, लेकिन जब हम हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं। कहीं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, कहीं मध्यम पर्वतीय क्षेत्र, कहीं निम्नतम क्षेत्र, कहीं समतल क्षेत्र, तो उन कारकों का भी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन में अपना एक स्थान रहता होगा। बिल्कुल, आप देखते होंगे कांगड़ा साइड हमारी सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर अगर आप लाहौल स्पीति चल जाएँ, वहाँ पर बारिश होती नहीं है, वहाँ पे किसी और वे में प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये एरिया स्पेसिफिक, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि स्थानीय कारक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। पर कई बार हम क्या करते हैं, इसको ओवरलुक कर जाते हैं कि हाँ, अगर बारिश हो रही है तो सारी जगह, किसी जगह ये नहीं देखेंगे ओलावृष्टि हो रही है, किसी जगह बारिश तेज़ हो रही है, किसी जगह बर्फ़ पड़ सकती है। तो ये होते ही हैं स्थानीय कारक। अब ऐसा होता है कि कुछ एरिया में, जैसे आप बात कर सकते हैं कि हम टमाटर की ज़्यादा वो करते हैं, वेजिटेबल्स प्लांटेशन हो रही है, किसी जगह हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ले रहे हैं, किसी जगह हम एक्वाकल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी अब वहाँ पर जैसे जा रहे हैं, अब हो सकता है कि उस एरिया में टेक्नोलॉजी अलग यूज़ हो रही है, किसी एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे बद्दी वाला हमारा स्ट्रेच आ रहा है, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एफ्लुएंट डिस्चार्ज, जो गंदा पानी उनका फैक्ट्रियों का होगा, वो कहीं ना कहीं किसी जल के स्रोत में जाएगा, तो वहाँ पे वो वाटर पोल्यूशन करेगा। वाटर पोल्यूशन शुरू हो जाएगा तो वहाँ की अलग समस्या हो जाएगी, सोलन के क्षेत्र में अलग समस्या होगी। ऐसी समस्याएं हर एरिया में है जी। ये तो हुए जलवायु परिवर्तन के कारक, किस ढंग से जो है वो उसको प्रभावी करते हैं। अब थोड़ा सा इसके निस्तारण की बात करें कि किस प्रकार से, क्योंकि देखिए समस्या कोई भी हो उसके निदान का कोई ना कोई जो है कारक रहता है, निदान के कारण होते ही होते हैं। और इसके लिए यदि हम, आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि जो आज चिंता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और यदि हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के राष्ट्रीय कार्य योजनाएं भी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत 8 घटकों को शामिल किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि हम उस पर बिंदुवार भी चर्चा करें। तो क्या कहना चाहेंगे जो इसके प्रमुख कारक जी। अब हम आज निदान के लिए जब हम बात करते हैं, जब निदान की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि ये चिंता जो है वैश्विक हो चुकी है। तो सबसे पहले इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया है। अब उसका एक डाटा आया था कि जो धरती का तापमान आज तक हो चुका है 1.2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अगर आप 1.5 डिग्री 1.5 तक जाएंगे तो समस्या कठिन हो जाएगी, 2 तक पहुंच जाएंगे तब तो बहुत ज़्यादा ही एक, मैं कहूँगा, महामारी की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP की मीटिंग होती है, हर साल होती है, 30वीं होने वाली है, 31वीं होने वाली है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं। तो उसमें एक पेरिस एग्रीमेंट आया था। पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो हमें धरती का तापमान है वो 2 डिग्री से ऊपर नहीं लेके जाना है। उसमें ये भी कमिटमेंट्स हुई कि अब धरती का तापमान है तो कैसे रोकेंगे। तो कई कंट्रीज़ ने बोला कि हम जो कार्बन है उसको हम नेट जीरो चल जाएंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन ने कहा 2050 तक हम नेट जीरो पहुँच जाएंगे। इंडिया ने भी कहा कि हम नेट जीरो की तरफ। तो सबसे पहले कंट्रीज़ अपना नेट जीरो करने चाह रहे हैं कि हम अपना जो कार्बन है उसको हम जितना निकाल रहे हैं उतना ही हम कैप्चर कर लें और नेट जीरो पे हम अपनी इकोनॉमी को ले जाएं। फिर हम ये भी देख रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको भी हम हर कंट्री कम करने की फिराक में है। मतलब ऐसे ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबल प्लेजेस हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है हमारा, फिर हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल हो जाता है, एक ऐसा प्रोटोकॉल था जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको भी हम कम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, एग्रीमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, जो तापमान का बढ़ना है वो हमारे ग्लेशियरों को भी पिघलाता जा रहा है, वह भी एक जलवायु परिवर्तन में बहुत चिंता का विषय है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज ग्लेशियर्स बढ़ रहे हैं तो हमारा जो तापमान में सबसे पहले हमें देखना है कि तापमान बढ़ क्यों रहा है। ये एक विषय है, क्योंकि जब तापमान बढ़ना शुरू होगा तो ग्लेशियर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। उसका थर्मल पोल्यूशन, जो हमारा थर्मल में वाटर में टेम्परेचर, ओशन में टेम्परेचर राइज कर रहा है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो जब हम टेम्परेचर का राइज समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और टेम्परेचर का राइज कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड हो रहा है हमारी ग्रीन हाउस गैसेज से, और मुख्य रूप से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये 3 गैसेज जो हमारी रेडिएटिव फोर्सिंग कॉज कर रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रही है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चिंता इसके ऊपर हो रही है और बहुत सी जो है इसके बैठकें भी हो चुकी है। जब हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो मैंने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसमें 8 घटकों को शामिल किया गया, उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को उसमें भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आपने कार्बन उत्सर्जन की बात करी, उसको भी जो है कहते हैं 0 तक लाने का जो है एक लक्ष्य बनाया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं,
सतत कृषि विकास की बात करते हैं। जी बिल्कुल। आज हमें जब क्लाइमेट चेंज को डील करना है तो कहीं ना कहीं जो हमारी खेती है उसको हमें उसके लाइन में लाना पड़ेगा। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे कि हमारा है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर। भानु जी, मैं इसी से वसु जी से रिलेटेड मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम कृषि के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हमें उत्पादन तक सीमित नहीं रहना है, हमें किसान को भी सोचना है कि वो भी सस्टेनेबल रहना चाहिए, हमें प्रोडक्शन को भी देखना है, और जो उसको उपभोग करने वाला कंज्यूमर है उसकी तरफ भी हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। उस परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहिए? जी, मैं पहले तो वही कह रहा हूँ कि हमें सबसे पहले किसान को दें, तो किसान को टेक्नोलॉजीज बतानी पड़ेगी। अब जैसे हो सकता है कि हमें कंट्रोल्ड, वैसे बता रहा था, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर की तरह हम जा रहे हैं, जिसमें ग्लास हाउस बड़े हाईटेक हो गए हैं, जहाँ पे हम टेम्परेचर का कंट्रोल कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी का कंट्रोल कर रहे हैं। तो वहाँ पर उनमें वो जब अपनी फसल को उगाएंगे तो निश्चित रूप से जो कर्क हैं, जैसे कई बार अभी देखते हैं आज जो मानसून था बहुत अनियमित था, कभी किसी जब एक्सपेक्ट कर रहे थे बढ़ेगा तो नहीं हुआ, वो बारिशें वहाँ पर कम हो गई। फरवरी के महीने में शायद बारिशें बढ़ रही थी, जनवरी में हो सकता है चिलिंग आवर्स नहीं मिल रहे थे। तो आज ऐसा है कि हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, टीलेज को हम अपना कम कर रहे हैं, हम ड्रिप इरिगेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सूखा पड़ने की। कई जिलों में हम देखते हैं कि लाइनें लग रही हैं, 8-8 दिन बाद, पीने का पानी भी 11-12 दिन बाद आ रहा है। तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो हमें एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, टैंक्स को हम बना रहे हैं, हम वेटलैंड्स की तरफ जा रहे हैं, और ये कुछ ऐसे और भी बहुत सारे वैसे हम इसमें काम कर रहे हैं। और आज देखते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स जो एग्रीकल्चर उसकी तरफ भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पानी हमारे पास, और कहते हैं ना कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का भी जो है एक कंसेप्ट अब आ चुका है। तो मैं समझता हूँ वो भी जलवायु परिवर्तन को जो की निजात में जो एक महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल। और साथ में साथ हम क्लाइमेट टॉलरेंट वैरायटीज़ का डेवलपमेंट चल रहा है, जो कि अब कई जैसे एरियाज़ हैं हम वहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, फार्मिंग की तरफ नहीं जा सकते हैं, तो हम ऐसी वैरायटीज़ को डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कि उन कंडीशंस में अलाइन करे कि क्लाइमेट चेंज में अच्छा उनका उपयोग किया जा सकता है। वसु जी, जब हम ईंधन की बात करते हैं, जीवाश्म ईंधन जिसमें हम कोयला, गैस इनका प्रयोग करते हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जी। तो उसका विकल्प सौर ऊर्जा को लेकर के, उस पर क्या कहना चाहिए? जी, थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड तो कम निकलती है, पर इसमें जो होता है नॉक्स के एमिशन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसा है कि उसे पोल्यूटेंट भी नहीं माना गया है, और उसको क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर के, ये वैसे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम पोल्यूशन भी कंसिडर करते हैं कि ये तो बड़ी समस्या का विषय है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक हमारा जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। लेकिन वसु जी, आपने जब ये कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को इतना नहीं माना जाता, तो जो हम इसके कार्बन क्रेडिट्स उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, उस पर मैं चाह रहा हूँ कि उस पर भी क्लियर हो जाए। आ रहा था, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हमारे को कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड ही है, बाकी गैसेस हम इग्नोर कर देते हैं। तो जब हमारा, क्योंकि सरकार ने भी इसका लक्ष्य 0 तक रखा हुआ है, मैं वही बता रहा था आपको, जैसे क्या था, जो कार्बन पहले निकलती थी, हीडियन पीरियड की मैं बात करता हूँ, जब बहुत पहले चला गया, वैसे तो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टॉपिक है, पर समझाने के लिए जाना पड़ रहा है मुझे वहाँ पर। तो उस टाइम पे क्या था, उस समय पे जो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में थी वो प्राकृतिक कारणों की वजह से थी, कोई रेस्पिरेशन हो रहा था, कोई और हमारी एक्टिविटीज़ थी, तो जो CO2 की मात्रा थी वो जो थी ड्यू टू नेचुरल कॉजेज थी हमारी। अब धीरे धीरे मैंने आपको बोला कि हमारी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। अब हुआ क्या, वो सारी गैसेस जो हमारी उसकी पॉपुलेशन थी वो हमने एंथ्रोपोजेनिक, जो हमारे ह्यूमन रीजंस हैं, उसकी वजह से भी बढ़नी शुरू हो गई। तो वो वहाँ पे समस्या आनी शुरू हुई। जब तक प्राकृतिक ने कार्बन डाइऑक्साइड हमारी उसमें दी तब तो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो उसको संचालित कर रही थी। पर वो कंसंट्रेशन जब एंथ्रोपोजेनिकली ह्यूमंस की वजह से बढ़नी शुरू होगी, वहाँ पे वो समस्या हो गई। और जब हम कार्बन जीरो, नेट जीरो, शून्य पे लेके आना है, हम उस कार्बन की बात कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा आ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, और जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं और भी हैं, जैसे मीथेन है, पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये नहीं होंगी, क्योंकि जब प्रकृति ने इसको लेके आया तो हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री तक पहुंच गया। अगर ये नहीं होंगी तो टेम्परेचर -19 डिग्री सेल्सियस हो गया था, और इस टेम्परेचर पे कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता। क्या वसु जी, आपने मीथेन की बात करी, तो क्योंकि एग्रीकल्चर से कहते हैं मीथेन का उत्सर्जन होता है, तो क्या ये भी इसका एक कारक रहता है? जी देखिए, अब जब हम ग्रीन हाउस गैसेस को और थोड़ा बारीकी से समझने लग जाएं, तो जो मीथेन का लाइफ टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड का लाइफ टाइम और नाइट्रस ऑक्साइड का अलग अलग है। तो मीथेन आपकी कम से मुझे लगता है कि 12 साल के आसपास ही रहती है। पर जो मीथेन का एग्रीकल्चर बिल्कुल है, क्या होता है कि जब पानी कहीं भी खड़ा हो जाए तो वहाँ पे एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया हो जाता है, तो उसकी वजह से शुरू होगी। तो उसमें एग्रीकल्चर भी है, डैम बन रहे हैं, उससे भी आ रहा है। पर जो ग्लोबल फूड के जो हमारे वो है रीजंस हैं, तो 1/3 जो सोर्स है मीथेन का वहीं से आ रहा है। पर इसका लाइफ टाइम कम हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री है, वहाँ पे उसको रिमूव कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा के क्या विकल्प है जो हम, जिसका हम प्रयोग करके जलवायु परिवर्तन? बिल्कुल। अब
हम उस पे जैसे अब सौर ऊर्जा पे चले गए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया, क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत अच्छी ज्योग्राफी है। हम ट्रॉपिक ऑफ जो हमारा इक्वेटर है उसके आसपास रहते हैं, तो हमारे मुझे लगता है 280 दिन औसतन हमारे को सूरज की रोशनी मिल जाती है। तो हम सौर ऊर्जा पे जैसे सोलर सेल्स तो हम देखते ही हैं कि लगा रहे हैं, पर उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अब ऐसा हो गया है कि जो बिल्डिंग के जो हमारे शीशे हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स हम बिल्डिंग के शीशों में ही ला रहे हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। फिर हम सोलर कुकर्स की तरफ जा रहे हैं, हम सोलर पॉन्ड्स की तरफ भी जा रहे हैं। उसमें क्या होता है, एक पॉन्ड बनाते हैं, उसके नीचे शीट लगाते हैं ब्लैक कलर की, और जो सूरज की रोशनी आती है उसको उसमें ट्रैप करते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, एक अलग सी प्रोसेस होती है, उससे एनर्जी बनाते हैं। एक तो हम फोटोवोल्टिक सेल्स हम सबको पता है, पर सोलर पॉन्ड्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, सोलर कुकर्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो सौर ऊर्जा बहुत डाइवर्सिफाई हो चुकी है, और इसमें जो कड़ी है क्लाइमेट चेंज की जो कड़ी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और मैं समझता हूँ पर्यावरण और जब जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं और जब सौर ऊर्जा जैसे विकल्प को अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये इसको कम करने में एक बिल्कुल। पर और जैसे विंड एनर्जी है, हम हाइड्रो पावर्स पे जा रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी, बल्कि हम आज हम देखते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल्स मैंने कहा दिखते हैं, पर जो धरती के अंदर जो हम नीचे जितना जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, आजकल एक और टेक्नोलॉजी है, अब ईंधन को कम करना है, दूसरी तरफ जाना है, कैसे टर्बाइन को चलाएंगे। तो जो धरती के अंदर जो हीट ट्रैप हुई होती है हम उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम ईंधन चला सकें। तो बहुत ज़्यादा हमारी चल पड़ी हैं, न्यूमरस एनर्जीज हमारे पास सोर्सेज आ चुके हैं। वसु जी कहते हैं कि हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को भी सशक्त यदि हम करें तो वो भी एक जलवायु परिवर्तन में कहीं ना कहीं बदलाव ला सकता है, क्या कहें? जी बिल्कुल। जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट चलता है, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रह जाते हैं, क्योंकि आपने हमारे पास शिवालिक्स हैं, फिर पीर रेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, वैलीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पर यहाँ पर मैं वही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा था क्लाइमेट चेंज हम टेम्परेचर और बारिश में ज़्यादा देखते हैं जाके। अब कई बार क्या होता है कि किसी वैली में किस तरह की प्रेसिपिटेशन हो रही है, किसी एरिया में शायद वहाँ पर जो सन की किरणें वो ज़्यादा पड़ रही हैं हमारे पास, तो इनको देखते देखते हमें वहाँ पर स्टडीज़ को अपना लेना जाना पड़ता है। पर ये बात ठीक है आपकी कि जो हिमालयन एरियाज हैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि कई जगह बादल फटते हैं, सोलर में कम बादल फटते हैं, किसी एरिया में ज़्यादा बादल फटते हैं, घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, किसी एरिया में सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये वल्नरेबल तो है ही है, पर वो स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक रीजन चलता है। जलवायु परिवर्तन में एल नीनो और ला नीनो, इसका क्या अभिप्राय है? हाँ जी, इसके आजकल हमने काफ़ी न्यूज़ में देखा था, ये टॉपिक कह रहे थे ये वर्ष सुपर एल नीनो है और ला नीना है। तो जो प्रशांत, और वसु जी मैं देख रहा हूँ कि आपका जो विश्वविद्यालय है उसमें भी एक बहुत इसको बड़ा इंपॉर्टेंट विषय लेकर के। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे मॉनसून से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और हमें पता है साउथ वेस्ट जो मॉनसून हमारा भी चल रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, तो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो एल नीनो है और जो ला नीना है, ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में होने वाली दो घटनाएं होती हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो जो मेरा एल नीनो होता है उसे वार्मिंग फेज बोलते हैं, और ला नीना को कूलिंग फेज बोलते हैं। तो जो एल नीनो में प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है साउथ वेस्ट मानसून पे होता है, वहाँ पे जो मानसून हमारा कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। और जो ला नीना है उसमें उल्टा होता है, प्रशांत महासागर का पानी ठंडा होता है और मानसून अच्छा आता है। तो इफेक्ट कैसे करता है, मैंने वही कहा, जैसे अभी कह रहे थे सुपर एल नीनो है, 100 साल में नहीं आया है, इससे ड्रॉट्स की संभावना हमें बहुत ज़्यादा, और चिंता भी हुई थी, हाई पावर कमेटी भी बन चुकी है, गवर्नमेंट स्तर पर इसको स्टडी किया जा रहा है, पर अभी तक इतना प्रभाव पर इतना नहीं देखा गया, क्योंकि मानसून अच्छा ही चल रहा है। जी, वन परिक्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है जी, वो भी मैं समझता हूँ कि जब हम जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार हम नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसमें जो वनों का क्षेत्र बढ़ना है, ये भी मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, ये तो बल्कि मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया के पास एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास मैनग्रोव्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपको पता ही होगा 2023 या 24 में मिस्टी एक प्रोजेक्ट आया था मैनग्रोव की प्रोटेक्शन के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में ही अनाउंस किया था। तो मैनग्रोव्स एक ऐसे हमारी वेजिटेशन है, ऐसा फ्लोरा फौना है जो कार्बन को बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लेते हैं। सेम रोल हमारे जो बाकी ट्रीज़ होते हैं कार्बन कैप्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा हमारे को करते हैं। तो हमारे का जब वन का क्षेत्र बढ़ेगा तो निश्चित रूप से टेम्परेचर में भी वृद्धि
भी जो होगी वो कम होनी होगी, क्योंकि आप देखिए अगर एक हाईवे के पास है, अगर आप वहाँ पे प्लांटेशन नहीं करेंगे और वहाँ का आप टेम्परेचर नोट करेंगे और थोड़ा जंगल में जाके अगर आप टेम्परेचर करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क होगा। तो सबसे पहले वो टेम्परेचर में हमारे को वो हेल्प करते हैं, वन। दूसरा, बारिश को लाने में, संचालित करने में हेल्प करते हैं। तीसरा, सॉइल इरोजन जो हमारा होता है उसको रूट्स हमारी है उसको होल्ड करके रखती है। चौथा, मैंने आपको कहा कार्बन कैप्चर जो हमें करना है। बहुत ऐसी हमारी स्पीशीज आ जाती है, जैसे मैंने कहा मैनग्रोव्स, वी आर ब्लेस्ड टू हैव मैनग्रोव्स इन इंडिया, उसके लिए प्रोजेक्ट भी है हमारे पास, वो सबसे ज़्यादा कार्बन कैप्चर करता है। जी वसु जी, आज के परिप्रेक्ष्य में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। क्या आप समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन में ये भी कारगर सिद्ध हो सकते हैं? बिल्कुल। अब मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि जो पहले का हम एग्रीकल्चर, जैसे एक लाइन कहते हैं, एवरी स्टेप टूवर्ड्स कंफर्ट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचर। तो पहले के जो हमारे जितने भी साधन थे, चाहे हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड थे, तो इनका जो प्रभाव था बहुत तेज था, वो फटाफट रिजल्ट हमें दे देते थे। पर इसका जो दुष्प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा प्रकृति पर देखने को मिला। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जैसे हमारी जो मिट्टी है वही ख़राब होनी शुरू हो गई। हमने इतना पेस्टिसाइड डाल दिया, इंसेक्टिसाइड डाल दिया है कि जो उसकी ऊर्जा है, जो मिट्टी की ऊर्जा है, वो खत्म होने लग गई है। तो अब धीरे धीरे हमारे को अपनी पुरानी जो प्राकृतिक खेती थी, जो हमारी जैविक खेती थी, हमें उसकी तरफ जाना पड़ रहा है, ताकि जो हमने मिट्टी का जो हमने दुरुपयोग कर दिया है, जो ओवर एक्सप्लॉइट कर दी है, हम उसको ठीक करें। पर जब हम ये ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो हैबिट इन लाइन विद नेचर यानी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, तो उससे हमारा जो प्राकृतिक जो कारण है वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा मैं एक और ऐड करता हूँ, जैसे हमारा हम ज़्यादा एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, आपने भी जूते पहने, मैंने भी पहने हैं, जो हम पॉलिश करके आते हैं तो इसमें VOCs निकलते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए और वो क्या होते हैं, उनका जो ट्रैवलिंग पीरियड होता है वो इतना दूर तक पहुंच जाता है कि वो पूरा क्लाइमेट इन्फ्लुएंस कर देते हैं। वसु जी, विषय बहुत व्यापक है, मन में बहुत जिज्ञासा है, प्रश्न बहुत है, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी आपने जितना समय कार्यक्रम का मिला उसमें संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।